हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग ईपीएफ स्कीम 1952 देख रहे थे और पहले पैरा 32 तक आप लोग को बता दिया था। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना तक होता है आज इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं मेनली जो है ना आपको जितने भी तरह के फॉर्म होते हैं ईपीएफ ऑफिस में, जैसे फॉर्म 2 हो गया, फॉर्म 3A हो गया, फॉर्म 6A हो गया, फॉर्म 5 हो गया, फॉर्म 10 हो गया, इस सब के बारे में मैं डीपली डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा एक कंपनी वाले का मतलब दैट मीन्स एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटी होता है। ठीक है, उनको क्या सब करना पड़ता है, इस सब के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दूंगा। साथ ही साथ जो है ना ईपीएफओ में कितने तरह के अकाउंट होते हैं, उस अकाउंट में जो रुपया आते हैं, फंड आते हैं, उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इस सब के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं। देखिए पैरा 33 और 34 ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि देखिए पैरा 33 बोलता है कि जब भी कोई पर्सन जो है ना कंपनी में जो है सदस्य बनेगा, मतलब ईपीएफ स्कीम का पार्ट बनेगा। मानिए कोई इम्प्लॉय जो है आता है किसी कंपनी में, जो है ईपीएफ का सदस्य बनता है ना, तो उसी के बारे में दिया गया है कि जैसे ही वो सदस्य बनता है ना, तो कंपनी वाले जो है ना उसे कहेगा कि आप जो है ना एक डिक्लेरेशन फॉर्म को भरिए। उस डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब हुआ कि उसमें जो है ना जैसे फॉर्म 2 बोला जाता है। तो फॉर्म 2 में क्या होता है कि अपने नॉमिनी का नाम और अपने पर्टिकुलर सब भरा जाता है। ठीक है, अपने बारे में भरा जाता है और साथ ही साथ अपने नॉमिनी का नाम भरा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि फॉर्म 2 क्या चीज़ के बारे में बताता है, तो नॉमिनेशन के बारे में बताता है। इसमें जो है ना अपने नॉमिनी सबका नाम बताना पड़ता है कि आप जो है अगर आपको कुछ होता है तो आपका नॉमिनी कौन होगा, किस किस को कितना रुपया दिया जाएगा, परसेंटेज, इसके बारे में। तो पैरा 33 बताता है कोई भी, मतलब पैरा 33 ही नहीं, पैरा 34 भी वही बताता है। ठीक है, पैरा 33 है जो पहली बार बन रहा है ईपीएफ स्कीम का पार्ट, और पैरा 34 बोलता है जो ऑलरेडी हमारे पीएफ स्कीम का जो है पार्ट बना हुआ है, तो उसके लिए पैरा 34 बोलता है। ठीक है, लेकिन दोनों केस में जो है ना हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, दैट मीन्स फॉर्म 2 भरना पड़ता है, जो कि एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है जिसमें अपने नॉमिनी के नाम के साथ साथ अपना भी पर्टिकुलर डिटेल दिया रहता है। तो पैरा 33 पैरा 34 आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए पैरा 35 बोलता है, लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड। देखिए ये क्या होता है, देखिए इसमें ये प्रिपरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड दैट मीन्स हम लोग फॉर्म 3A के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्म 3A को ही फॉर्म 3 भी बोला जाता है। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड क्या होता है, देखिए कोई भी कंपनी में जानिए, किसी कंपनी में मानिए बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, तो एक मंथ में आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर जो होते हैं, कंपनी वाले जो होते हैं, वो जो है एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन काटते हैं। 12% सैलरी देने से पहले उसका कंट्रीब्यूशन काट लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अपना 12%, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ईडीएल चार्ज को हमारे जो है हमारे पीएफ खाते में जमा करते हैं। ठीक है, ईसीआर के थ्रू, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जो है ना ये एम्प्लॉयर को जो है ना एक कंट्रीब्यूशन कार्ड हर मंथ जो है ना हर एक सदस्य का, हर एक उसके यहाँ जो भी काम करे उस सभी सदस्य का एक कंट्रीब्यूशन कार्ड बनाना पड़ता है हर मंथ। ठीक है, जिसे हम लोग फॉर्म 3A बोलते हैं। उस कोगे सर कंट्रीब्यूशन कार्ड में क्या सब लिखा रहता है, कंट्रीब्यूशन कार्ड में यही सब लिखा रहता है कि इस सदस्य का मतलब उस एम्प्लॉय का कितना रुपया काटा गया है। ठीक है, ये सब लिखा रहता है फॉर्म 3A। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैरा 35 जो है ये फॉर्म 3A के बारे में डिस्कस करता है। और फॉर्म 3A जो होता है एक मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड होता है, याद रखिएगा मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड है, क्योंकि हम लोग फॉर्म 6A भी देखेंगे। तो फॉर्म 6A जो है ना वो एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड है। ठीक है, हर मंथ आप अगर ईपीएफओ में है तो एक कंट्रीब्यूशन कार्ड देखे होंगे कि पहले समय में क्या होता था कि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कार्ड सब जो है सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना अब तो ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो है ना फॉर्म 3 और फॉर्म 6 में डिफरेंसेज यही है कि फॉर्म 3 एक मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड होता है, और फॉर्म 6 से जो होता है ना वो एक एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड होता है। कंट्रीब्यूशन कार्ड क्या है, तो कंट्रीब्यूशन कार्ड में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसका जो है कितना रुपया कटा उसमें ये लिखा रहता है, उसका नाम लिखा रहता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सब लिखा रहता है कंट्रीब्यूशन कार्ड में। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ मतलब एम्प्लॉयर को जो है ना कंट्रीब्यूशन कार्ड हर एक सदस्य को बना के देना है हर मंथ। ठीक है, हर मंथ जो है ना बना के देना है, ये नहीं कि मतलब उस सदस्य को ही देना है, हमारे जो है कमिश्नर को भी देना है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊँ आगे आपको। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर में ये बात लिखा गया है। अभी देखिए 36 जो है 36 यही है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है। ये पैरा जो है ना ये बताता है कि एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटी होता है, एक कंपनी वाले का क्या ड्यूटी होता है, उसके बारे में ये पैरा 36 डिस्कस करता है। तो देखिए अभी मैं बता रहा था ना आपको क्या सब बता दिया कि फॉर्म 2 ये होता है नॉमिनेशन का, फॉर्म 3A ये होता है, या फॉर्म 3 या फॉर्म 3A ये होता है किसी का मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड, और फॉर्म 6 के बारे में भी थोड़ा मैं बता दिया आपको, ये एक एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड होता है जो एम्प्लॉयर को बना करके हमारे कमिश्नर को देना पड़ता है। ठीक है, अब रहा कि सर एक कंपनी वाले का काम क्या होता है, एक कंपनी वाले का क्या ड्यूटी होता है। तो देखिए सबसे पहला तो ड्यूटी उसका ये है
कि हमारा कंट्रीब्यूशन दे, हमारे ईपीएफओ ऑफिस का जो है कंट्रीब्यूशन जो भी है उसको दे। अब राग कहाँ से देगा सर? तो सबसे पहले वो अपना 12% देगा, दूसरा 12% किससे लेगा? तो कंपनी वाला जो है अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी है, सैलरी देने से पहले वो रुपया को काट लेगा 12%, तब सैलरी देगा। और उसके साथ साथ ईडीएलआई चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हम 0.5% लेते हैं, ईडीएलआई भी 0.5 लेते हैं। ये सब मिलाकर के टोटल 25% हो गया, ठीक है। 12 वो 0.5 एंड 0.5, तो टोटल 25% जो है हमारे अकाउंट में ईसीआर के थ्रू जमा करते हैं। तो सबसे पहला तो ड्यूटी, जो मेन ड्यूटी है ये है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ड्यूटी होते हैं, जैसे हमारे रूल सबको कंप्लायंस करना, ठीक है। लेकिन चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो क्या होता है, फॉर्म 2 होते हैं, फॉर्म 3 होते हैं। अभी देखिए एक दो और फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म 5 होते हैं, एक फॉर्म 10 होते हैं, ठीक है। फॉर्म 5 क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है ना कोई कंपनी में, तो वहाँ पे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हुआ, मतलब ईपीएफ में कितना को ज्वाइन किया, ईपीएस में कितना को ज्वाइन किया, तो ये सभी ज्वाइनिंग का डिटेल भरा जाता है फॉर्म 5 में, ठीक है। अब कहोगे सर ये फॉर्म 5 से मतलब क्या कुछ काम है क्या? तो यस, देखिए हमारा कोई ईपीएफ का सदस्य बन रहा है तो हमको तो पता चलना चाहिए ना कि कोई सदस्य बन रहा है। तो इसीलिए जो है ना फॉर्म 5 जो है ना, फॉर्म 5 जो है कंपनी वाला जो है, जैसे ही कोई सदस्य ज्वाइन करता है ना तो उसे फॉर्म 5 भरना पड़ता है। और फॉर्म 5 को 15 दिन के अंदर जो है ना हमारे यहाँ जो है ईपीएफओ में जमा करना पड़ता है एम्प्लॉयर को, ठीक है। फॉर्म 5 के साथ साथ उसे फॉर्म 2 भी लगाना होता है, जो नॉमिनेशन फॉर्म की बात जो मैंने किया था कि नॉमिनेशन फॉर्म, जैसे ही कोई कंपनी में ज्वाइन करेगा तो उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 5 भरना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर्म 5 जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिटेल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो फॉर्म 5 हो गया, फॉर्म 2 हो गया, ये 15 दिन के अंदर कंपनी वाले को क्या है, हमारे ऑफिस को जमा कराना है, ठीक है। अब रहा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ, मानिए कि कुछ लोग जो है पिछले महीना में कंपनी छोड़ा हो, उसके लिए भी जो है ना कंपनी छोड़ने मतलब डेट ऑफ एग्जिट के लिए जो फॉर्म होते हैं ना वो फॉर्म 10 होते हैं। हमारे कमिश्नर क्या चाहते हैं? हमारे कमिश्नर चाहते हैं कि हर एक कंपनी वाला क्या करे कि हर मंथ जितना लोग ज्वाइन किए हैं ये बता दे हमको, और कौन कौन छोड़े हैं ये बता दे हमको। मतलब पिछले मंथ में, ये नहीं कि अगला मंथ की, पिछले मंथ की, मतलब लास्ट मंथ में जो लोग कंपनी ईपीएफ में ज्वाइन किए, ईपीएफ स्कीम में, वो बता दे। और फॉर्म 10 के द्वारा जो है जो लोग छोड़े हैं वो बता दे। तो आई थिंक आपको फॉर्म 5 समझ में आ गया होगा, फॉर्म 10 समझ में आ गया होगा, फॉर्म 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर्म 3 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मानिए कि कोई पर्सन ऐसा नहीं था जिसने पिछली मंथ में मानिए कि छोड़ा हो या ज्वाइन किया हो, तो उसे नील रिपोर्ट जो है ना हमारे ऑफिस को जमा कराना है कि नहीं आया समझ में। क्या याद रखना है कि पैरा 36 जो है ना ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी के बारे में बताता है, जिसमें लिखा गया है कि हर एक एम्प्लॉयर को जो है ना क्या करना है कि 15 दिन के अंदर जो है ना फॉर्म 5, फॉर्म 10, फॉर्म 2 और एक नील रिपोर्ट, अगर कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कोई पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया, तो नील रिपोर्ट क्या करना है, हमारे ऑफिस को 15 दिन के अंदर जमा करना है। और क्या करेगा सर एम्प्लॉयर जो है ना एक इंस्पेक्शन नोटबुक बनाएगा। मतलब क्या होता है ना कि हमारे इंस्पेक्टर कंपनी जाते रहते हैं, तो कंपनी जाके आपको लगता है क्या चेक करते हैं, तो यही सब तो चेक करते हैं। फॉर्म 5 चेक करते हैं, फॉर्म 10 चेक करते हैं, कंट्रीब्यूशन कार्ड फॉर्म 3 चेक करते हैं, ठीक है, फॉर्म 6 से भी चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ चेक करते हैं हमारे इंस्पेक्टर। इसीलिए जो है ना उस कंपनी को कहा जाता है कि आप एक इंस्पेक्शन नोटबुक भी बना के रखिए, ताकि हमारे कोई कमिश्नर या फिर इंस्पेक्टर अगर आपके यहाँ जाता है देखने के लिए, तो वहाँ इंस्पेक्शन नोटबुक में जो है वो आप दिखाइएगा। इंस्पेक्शन नोटबुक में बहुत सारे डिटेल रहते हैं कि कौन से कंपनी में ज्वाइन किए, छोड़े, ये सब के बारे में, ठीक है। और क्या करते हैं एम्प्लॉयर जो है ना हमारे सीबीटी को असिस्ट करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को असिस्ट करते हैं। जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहेगा, जो भी गाइडलाइन कहेगा उसको फॉलो करेगा। साथ ही साथ जो है ना जो भी जैसे अकाउंट मेंटेन करना है, एक कंपनी वाले को कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, कैसे जो है ये सब भी जो है ना एम्प्लॉयर करते हैं, ठीक है। अब रहा कि ये क्या है, तो सर 36A में बात करता है फॉर्म 5A के बारे में। क्योंकि सर ये एक नया फॉर्म, यस एक फॉर्म 5A होता है, हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रचलन रहते हैं फॉर्म 5A। देखिए फॉर्म 5A क्या होता है, देखिए 36 था ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, और 36A ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि ये फॉर्म 5A है। फॉर्म 5A क्या होता है कि हमारा जो कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनी है, तो कंपनी का जो ऑनरशिप होता है उसका डिटेल लिखा रहता है फॉर्म 5A में। इस कंपनी के कौन मालिक है, कौन ऑक्युपायर है, ये सब के बारे में लिखा रहता है फॉर्म 5A में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, ये तो देखिए कंपनी वाला जो है फॉर्म 5A हम लोग को जमा करता है, ठीक है। अगर उसमें कोई चेंज करता है, मानिए उसकी ऑनरशिप में कोई चेंज हो गया, ठीक है, या पार्टनरशिप होता है, बहुत तरह के फर्म होते हैं, तो पार्टनरशिप भी फर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि अगर कुछ चेंजेज होता है ना, तो 15 दिन के अंदर में कंपनी वाले को बताना है कि हमारे यहाँ ये चीज़ चेंज हो गया, पार्टनरशिप बदल गया या कुछ भी हो गया। तो अगर कुछ चेंजेज होते हैं ऑनरशिप में, तो उसको 15 डेज के अंदर हमारे ऑफिस RPFC को बताना रहता है कि नहीं आया समझ में।
तो ये सब याद रखना है आपको कि 36 और 36 है पैरा, बस ये इंपॉर्टेंट था। पैरा 36 ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर और पैरा 36A जो था ये बताता है ऑनरशिप के बारे में, ठीक है। और बहुत सारे तरह का फॉर्म 5 आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 36B में बताया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर का क्या ड्यूटी होता है। तो मैंने बताया था आपको कि एक होते हैं कंपनी के मालिक जिसे हम लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलते हैं, और एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टर जो मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है, जो लोगों को एम्प्लॉयड देते हैं और मतलब एक्चुअली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोई और रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी लोग अपॉइंट हुए हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर जिस जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने जो है उस कंपनी में मानिए ज्वाइन करवाया है ना, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ही उस लोग को सैलरी देता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उस लोग को सैलरी देता है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उस लोग को सैलरी देने से पहले जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है ना 12%, वो कॉन्ट्रैक्टर रख लेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर रिकवर कर लेगा। और जो है विद इन द 7 डेज का आता है कि विद इन द 7 डेज जो है मंथ के खत्म होने के विद इन द 7 डेज जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बताएगा कि हमने जो है वो उसका एम्प्लॉय शेयर जो होता है, जो सदस्य का शेयर होता है, वो मैंने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद है पीएफ अलॉटमेंट नंबर के बारे में, पीएफ अकाउंट नंबर के बारे में। तो देखिए 37 बताता है अलॉटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आजकल जो है ना श्रम सुविधा पोर्टल से ऑनलाइन होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आजकल क्या होता है ना कि हमारे कंपनी का जो नंबर होता है ना, वो आजकल डायरेक्ट श्रम सुविधा पोर्टल से ऑटोमेटिक मिलता है, ठीक है। तो 37 जो है अलॉटमेंट ऑफ यूएन के बारे में बताता है। पैरा 38 बताता है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब कि पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो होगा, हमारा जो कंट्रीब्यूशन हमारे ऑफिस में जमा करेगा ना, वो कैसे जमा करेगा, उसका मोड क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखिए हमारे यहाँ कंपनी वाले कैसे जमा करते हैं, तो आपको क्या बताया मैंने कि सबसे पहले तो मैंने बताया कि कंपनी वाला अपना 12%, फिर कंपनी वाला क्या करेगा, तो अपने यहाँ जितने भी लोग काम करते थे उसका 12% सैलरी देने से पहले रिकवर करके रख लेगा, वो 12 24 हो गया। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देगा 0.5%, फिर जो है उसके बाद क्या करेगा, EDLI का चार्ज देगा। और ये सभी चार्ज सबको लेकर के ECR के थ्रू जो है 15 दिन मंथ के खत्म होने के बाद 15 दिन विद इन 15 डेज जो है ना, इसको क्या करना है, ECR के थ्रू हमारे अकाउंट, हर एक अकाउंट में डाल देना, जैसा जैसा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये आ गया समझ में। ऐसे अब आगे सर मोड, इसमें तो लिखा था मोड ऑफ, तो मतलब मोड ऑफ का मतलब ये हुआ कि अब कैसे डालेगा ये एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को मैंने आपको क्या बोला, आजकल तो सब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। SBI के थ्रू, नेशनलाइज बैंक, इसमें यही सब लिखा है कि नेशनलाइज बैंक के थ्रू डाल सकता है, या फिर कोई भी बैंक या इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ये सब के थ्रू डाल सकता है, ठीक है। तो ये दिया गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा पैरा 39 बात करता है फिक्सेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। अभी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले से 0.5% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेते हैं। हम लोग जो ये 3 स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, EPF स्कीम, EPS स्कीम, EDLI स्कीम, इसको काम इस चीज़ को चलाने के लिए हम लोग को बहुत रुपये खर्च होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं, जैसे सैलरी प्रोवाइड करना, बहुत सारे चीज़ खर्च होते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी से 0.5% लेते हैं पे का, ठीक है, जितना पे होता है उसका 0.5% लेते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज। तो क्या सर इसको फिक्स किया जा सकता है क्या, इसको आगे बढ़ाना, पहले ज़्यादा होते थे अब बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट और CBT ये दोनों बात करके, आपस में बात करके, कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट और CBT जो है इसको थोड़ा आगे और पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत कम कर दिया गया, इसीलिए एम्प्लॉयर सब के लिए अब बहुत आसान हो गया है, बहुत ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज EPFO लेता ही नहीं है, बहुत नहीं के बराबर लेता है, ठीक है, और सर्विस बहुत ही बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पैरा 40 बताता है कंट्रीब्यूशन टू बी इंटर्ड इन द कंट्रीब्यूशन कार्ड। तो देखिए हर एक, मैंने अभी बताया था ना कि कंट्रीब्यूशन कार्ड क्या होते हैं, तो देखिए कंट्रीब्यूशन कार्ड मतलब वही हो, फॉर्म 3A की बात कर रहा है, ये फॉर्म 3A, ठीक है। मैंने बताया था एक होते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड और एक होते हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड। तो मंथली कंट्रीब्यूशन कार्ड जो होते हैं, जिसे हम लोग फॉर्म 3 या फॉर्म 3A बोलते हैं, और जो ईयरली हमारा कंट्रीब्यूशन कार्ड होते हैं ना, वो होते हैं हमारा 6, ठीक है, फॉर्म 6 से जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो आगे भी आई थिंक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है ना कि हर एक एम्प्लॉयर को जो है ना, हर एक एम्प्लॉयर का ये भी ड्यूटी होता है कि अपने सदस्य को, वहाँ जो काम कर रहे हैं ना, उसे कंट्रीब्यूशन कार्ड जो है ना हर मंथ देगा, ठीक है, हर मंथ देगा उसे, ठीक है। 40A बात करता है सप्लाई ऑफ पासबुक। ये अब तो ये सब जरूरत होता नहीं है, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसमें लिखा है कि एम्प्लॉयर जो है ना अपने सदस्य को, अपने एम्प्लॉय सबको क्या करेगा, एक पासबुक भी देगा कि कितना रुपया वेजेज में से कट रहा है, कंट्रीब्यूशन सबके बारे में, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 41 है, 41 बताता है करेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड।
मतलब एक कंट्रीब्यूशन कार्ड कितना दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है, वैलिड कितना दिन तक रहता है। तो देखिए जो एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड होता है ना, कोई भी कंट्रीब्यूशन कार्ड समझिए, तो कोई भी कंट्रीब्यूशन कार्ड होना तो 1 साल तक वो वैलिड रहते हैं, उसे माना जाता है कि 1 साल तक ये वैलिड है, ठीक है। जैसे ही उसका वैलिडिटी खत्म होगा ना, तो पैरा 42 बोलता है कि उसे रिन्यू कर देगा एम्प्लॉयर उसे रिन्यू कर सकता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, ऐसा कर सकता है। तो फॉर्म 3 है, फॉर्म 6 से समझ में आ गया। एम्प्लॉयर का काम थोड़ा मोड़ा आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या सब करता है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये देखिए आ गया फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म 6 यही होता है एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड। ये पैरा 43 में लिखा है कि सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड टू द कमिश्नर। हमारे कमिश्नर को जो है ना हर एक साल के अंत में जो है क्या करना होता है कि ये जो है ना कंट्रीब्यूशन कार्ड कंपनी वाले को जमा करना होता है, फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म 6 ये होता है एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड। क्योंकि सर इसमें क्या सब लिखे होते हैं, देखिए इसमें पूरे साल में जितने भी एम्प्लॉयमेंट मतलब उस कंपनी में जितने लोग ने ज्वाइन किया उसका क्या सैलरी में से कंट्रीब्यूशन कटा, उस सब के बारे में इसमें लिखा रहता है कि कौन कौन एम्प्लॉय का कितना रुपया काटा गया, ये सब इसमें लिखा रहता है, जिसे फॉर्म 6 बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सबमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड, ठीक है, बस ये याद रखना है कि फॉर्म 6 कैसे बोलते हैं। तो ये हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन कार्ड है जिससे कमिश्नर को एम्प्लॉयर को देना होता है। उसके बाद पैरा 44 है, ये बताता है कस्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड। कंट्रीब्यूशन कार्ड जो है ना, जो कंट्रीब्यूशन कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ फॉर्म 3 और फॉर्म 6 की बात, ठीक है, 6 की बात, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन कार्ड का कस्टडी किसके पास होता है, ठीक है, एम्प्लॉयर के पास ये होता है, ठीक है। अगर मानिए किसी सदस्य का अगर खो भी जाता है ना, तो एम्प्लॉयर उसे फिर से दे देगा, ठीक है। तो ऐसा ये लिखा गया है कि कस्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन कार्ड जो होता है एम्प्लॉयर के पास होता है। एम्प्लॉयर जो है अगर किसी पर्सन का खो भी जाता है तो ये दे देगा। उसके बाद पैरा 40 बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन कार्ड बाय मेंबर। क्या मेंबर का मानिए कि क्या इंस्पेक्ट कर सकता है, मेंबर के पास ये क्या होता है पावर कि मेंबर जो है वो कंपनी वाले से जाकर के बोलेगा कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशन कार्ड देखने दीजिए, कितना रुपया मेरा कटा है। तो यस, तो हर एक सदस्य हर एक एम्प्लॉय को ये अधिकार होता है कि अपनी कंपनी वाले को कहेगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन कार्ड दिखाइए, ठीक है। जैसे ही कहेगा उसके 72 आवर के भी अंदर में जो है उसको जो है कंपनी वाले को उसे क्या करना होगा, कंट्रीब्यूशन कार्ड दिखाना होगा। लेकिन हर मंथ 10 बार आकर के कंपनी वाले को तंग करेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि 1-2 मंथ में केवल एक बार दिखाने का अधिकार है कंपनी वाले को, ठीक है। इसके बाद पैरा 46 है। पैरा 46 बोलता है प्रोडक्शन ऑफ कार्ड एंड रिकॉर्ड फॉर इंस्पेक्शन बाय द कमिश्नर। अब ये सेम बात वही है कि मतलब कंपनी वाले को क्या करना है, जितने भी कार्ड तार रिकॉर्ड सब है सबको सही से रखना है, ताकि आपका कमिश्नर इंस्पेक्टर सब जाएगा तो उसे चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद 47 है सप्लाई ऑफ कार्ड एंड फॉर्म्स टू एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि देखिए हम लोग जो है ना EPFO ऑफिस जो है ना, कंपनी वाले को जो जो फॉर्म का जरूरत होता है ना हम लोग उसे देते हैं। उसको फॉर्म 2 चाहिए, फॉर्म 3 चाहिए, फॉर्म 6 चाहिए, कुछ भी चाहिए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन चाहिए, एनीथिंग कुछ भी चाहिए ना तो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम लोग उसे। फॉर्म 10C हो गया, 90 हो गया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेस मांगेगा ना तो फिर चार्ज भी ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखा गया है कि जितना जरूरी है उतना तो देंगे, लेकिन अगर एक्सेस मांगेगा तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ मांगेगा तब उसके लिए हम चार्ज भी कर सकते हैं उस पर, ठीक है। उसके बाद पैरा 48 है, ये बताता है करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट का मतलब ये हुआ, लिखा है कमिश्नर से डिपॉजिट। अभी कमिश्नर क्या करते हैं, कमिश्नर के पास जितने भी फंड आए हैं तो कमिश्नर इस फंड को क्या करते हैं, करेंट अकाउंट में। ये सब अब आई थिंक प्रचलन नहीं है, ठीक है, ये सब बहुत पुरानी बात है, ठीक है। अब आजकल पूरे सेंट्रलाइज अकाउंट होते हैं तो वो डायरेक्ट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में हमारा एडीएम चार्ज चले जाते हैं, सब डायरेक्ट जो अकाउंट है उसमें चले जाते हैं, तो नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है।